हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत आप सभी का सीसेट कॉम्प्रिहेंशन की क्लास में प्रीलिम्स एग्जाम मैकेनिक्स के सेशन में। आज हम सीखेंगे पूर्व धारणा सीसेट में। अभी तक हम क्या सीख चुके हैं, एक बार उसकी चर्चा कर लेते हैं और फिर हम लोग बातचीत करेंगे आज के इस सेशन पर कि यहां से हमें क्या सीखने को मिलने वाला। अभी तक हमने बातचीत की है सेंट्रल आइडिया, जिसे हम कहते हैं केंद्रीय विचार। ये आपको मैं सिखा चुका हूं और इस पर बहुत सारा होमवर्क भी दे चुका हूं। केंद्रीय विचार की यानी जो पूरा पैसेज होता है या जिसे हम हिंदी में परिच्छेद कहते हैं, ये पूरा का पूरा परिच्छेद क्या कहता है, यानी कौन सी ऐसी बात है, क्या कहता है, कौन सी ऐसी बात है जो बार बार रिपीट हो रही है। जिस बच्चे ने ये पकड़ लिया कि कौन कौन सी बात बार बार रिपीट हो रही है, वही सेंट्रल आइडिया होता है। तो उसको एक बार पढ़ेगा, उसको तुरंत आइडिया लग जाएगा कि सेंट्रल आइडिया क्या है। और सेंट्रल आइडिया को मैंने सिखाया, फार्मूला भी दिया था QSTO, अब आप सबको रट गया है। क्यू यानी क्वेश्चन टाइप, कि भाई किस प्रकार का क्वेश्चन है, तो स्वाभाविक है क्वेश्चन हो गया सेंट्रल आइडिया टाइप का। फिर आता है एस यानी स्केल्टन। स्केल्टन का मतलब कि क्या क्या चीजें पूछी जा रही हैं। और मैंने सिखाया भी था कि हर फुल स्टॉप एक एक पॉइंट होता है स्केल्टन का। स्केल्टन ऐसा समझिए कि उसका पूरा का पूरा आवरण। और फिर आता है टोन, कि भाई क्या कह रहा है, क्रिटिकली अपनी बात कह रहा है, क्या कह रहा है, आलोचना कर रहा है, आलोचना नहीं कर रहा है। और ओ मीन्स ऑप्शन एलिमिनेशन, कि हम अगर ये तीनों चीज समझ जाते हैं तो ऑप्शन को बहुत अच्छे से हम एलिमिनेट कर लेते हैं और हमारा आंसर निकल जाता है। ये मैंने आपको सिखाया सेंट्रल आइडिया। फिर इन्फरेंस हमने दूसरा टाइप किया था, आज हम तीसरे टाइप पर हैं, एजम्पशन पर। दूसरा हमने किया था इन्फरेंस यानी निष्कर्ष, कि भाई कौन सा ऐसा ऑप्शन है 1 2 3 4 या ABCD जो सर्वोत्तम निष्कर्ष उस पूरे परिच्छेद का, उस पूरे पैसेज का होता है, इन्फरेंस। तो यह भी आपको सिखाया। यानी सेंट्रल आइडिया क्या कहता है, सेंट्रल आइडिया क्या होता है कि पैसेज क्या कह रहा है, और ये होता है निष्कर्ष की पैसेज से क्या निकल रहा है। सोचिए कितना मजेदार चीज है, क्या निकल रहा है। ठीक है, यानी ये क्या कहता है और क्या निकल रहा है, दोनों चीज मैंने समझाई। आज है सबसे खतरनाक, सबसे डेंजरस लेवल, सबसे खतरनाक लेवल आप पढ़ने जा रहे हैं। खतरनाक लेवल यानी खतरनाक स्तर, मेरे प्यारे बच्चों। मीन्स कि आज आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, कि मतलब यूपीएससी आपसे एजम्पशन के थ्रू क्या जानना चाहता है। जो आपको आज मैं पढ़ाऊंगा वो ये कि कोई भी आर्गुमेंट, कोई भी बहस, बहस का मतलब क्या, जो परिच्छेद में हो रही है, तो एजम्पशन मतलब एक बहस है, एक डिस्कशन है। कहां पर हो रही, जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है, जिसे हम पैसेज कहते हैं या जिसे हम परिच्छेद कहते हैं। तो जो बहस हो रही है, कौन सी बहस हो रही, जरा एक बार पढ़िएगा। बहस को एक बार हम पढ़ लेते हैं। जैसे जैसे मुद्रास्फीति बढ़ती, बहस हो रही है ना, जैसे जैसे मुद्रास्फीति बढ़ती वे सरकारें, जैसे जैसे मुद्रास्फीति बढ़ती है वे सरकारें भी जो पहले बजट अनुशासन यानी बहुत डिसिप्लिन रखती थी, कि प्रति प्रतिबद्ध थी, परिवारों की सहायता के लिए मुक्त रूप से व्यय करती हैं, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो इकोनॉमी में डिमांड ही, और डिमांड और सप्लाई का क्रंच हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं पहला पॉइंट, यानी एज इन्फ्लेशन राइजेस इवन गवर्नमेंट प्रीवियसली जिस जो कमिटेड थी, किस लिए, टू बजट डिसिप्लिन आर स्पेंडिंग रिलाई टू हेल्प हाउस होल्ड। हाउस होल्ड यानी इकोनॉमी के चार सेक्टर, जिसको ये सब पता होगा तुरंत उसको मजा आएगा। हाउस होल्ड सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर परीक्षित को बहुत इजीली आप कर जाएंगे। इसलिए देखिए, जिनके कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं वो सीसेट वगैरह में फेल होते नहीं। फिर कह रहा केंद्रीय बैंकों जैसे आपका आरबीआई द्वारा घोषित उच्चतर ब्याज दरों से संतुलित राजकोषीय मित्तीय व्ययिता बरतने की अपेक्षा की जाती है, क्योंकि उधार लेने के लिए अधिक भुगतान करते समय स्थिर ऋणों को बनाए रखने के लिए सरकारों को व्यय में कटौती करनी होगी या करों में वृद्धि करनी होगी। अब आप देखिए, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो यहां से चीजें बाहर जाएंगी। बट अभी हम एक आर्गुमेंट देख रहे हैं, मुद्रास्फीति और विकास से जुड़ा हुआ आर्गुमेंट। अभी हम केवल जो हमने पीछे बात कही उसी पर चल रहे हैं। Higher interest rates announced by central bank are supposed to help produce modest physical austerity because to maintain stable debt while paying more to borrow.
गवर्नमेंट मस्ट कट स्पेंडिंग और रेज टैक्सेस। तीसरी चीज, विदाउट द फिजिकल बैकअप मॉनेटरी पॉलिसी इवेंचुअली लूज कर जाती है किसी भी प्रकार के ट्रैक्शन को, यानी राजकोषीय समर्थन के बिना मौद्रिक नीति अंततः अपना प्रभाव खो देती है। उच्चतर ब्याज दरें मुद्रास्फीति कारक हो जाती हैं, ना कि मुद्रा अस्फीति कारक, क्योंकि वह केवल सरकारों को बढ़ती ऋण चुकौती लागतों का भुगतान करने हेतु तो अधिक उधार लेने के लिए प्रेरित करती है। और यानी अब आप जरा देखिए, हायर इंटरेस्ट रेट्स बिकम इन्फ्लेशनरी नॉट डिसइन्फ्लेशनरी बिकॉज दे सिंपली लीड गवर्नमेंट टू बारो मोर टू पे राइजिंग डेप्ट सर्विसेज कॉस्ट। द रिस्क ऑफ मॉनेटरी unmooring is greater when public debt rises because interest rates become more important to budget deficit। मौद्रिक अनियंत्रण का जोखिम तब और अधिक होता है जब सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि होती है, क्योंकि ब्याज दरें बजट घाटे के लिए और अधिक महत्वपूर्ण बन जाती हैं। ये सारी चीजें आपके सामने हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो एक आर्गुमेंट है ये, तो मैंने पहले कहा जिनका इकोनॉमी में टर्म क्लियर नहीं, ऑप्शन मतलब अच्छी पकड़ नहीं, तो वो इस प्रकार के पैराग्राफ को देखेंगे थोड़ा घबराएंगे। तो एग्जाम में आपको समझना है कि हमको हर एक टर्म पता होना चाहिए, तभी जाकर के आप पैसे समझ पाएंगे। जहां पर पैसे समझने में आपको दिक्कत लगे तुरंत अपनी मन को शांत करके स्किप कर जाइएगा। जरूरी नहीं कि हम कुएं में कूदे। 27 क्वेश्चन हमें पास होने के लिए चाहिए, 30 से 35 अगर हम सही कर देते हैं कटकुटा करके तो फिर हम कॉन्फिडेंस में रहेंगे, हमें कोई दिक्कत होगी नहीं। तो मैंने क्या कहा कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे डेंजरस यानी सबसे खतरनाक लेवल जिसे हम कहते हैं अजम्पशन, जो आपसे गलत होता है। तो यूपीएससी अजम्पशन के द्वारा क्या पूछना चाहता है, यानी जो बहस हुई है मुद्रास्फीति को लेकर के, आर्गुमेंट के नीचे छुपी हुई बात दिखती है कि नहीं। यानी जो आर्गुमेंट हो रहा है, जो बहस हो रही है कहां पर, पैसेज में, उसके पीछे की बात एजम्पशन, ये याद रखिएगा। फिर से लिखिएगा, एजम्पशन यानी यूपीएससी क्या चेक करता है, तुम्हें यानी जो भी यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं उनको आर्गुमेंट के नीचे छुपी हुई बात दिखती है, यानी क्या मान करके छुपी हुई बात दिखती है, यानी मींस कि क्या मान करके लिखा गया है मींस क्या मान करके लिखा गया है। यह पूरा पैसेज या पूरा परिच्छेद याद रखें। और प्रश्न क्या पूछता है, विच एजम्पशन आर वैलिड, यानी अब देखिए इसमें क्या प्रश्न पूछा है। उपर्युक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। क्या बनाई गई हैं, कौन सा एजम्पशन वैलिड है या नहीं है। पूर्व धारणा, एजम्पशन का मतलब क्या हो जाता है, एजम्पशन का मतलब हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, लिखिएगा एकदम साफ साफ, एजम्पशन लेखक किस बात को मानकर आगे बढ़ रहा है। लेखक किस बात को मानकर आगे बढ़ रहा है, लिखिएगा पकड़ने के लिए। यह पैसेज में लिखा नहीं होता, पकड़ लीजिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। यह पैसेज में लिखा नहीं होता, लेकिन उसी पर पूरा लॉजिक उस पैसेज का टिका होता है। समझाता हूं भी। तो एजम्पशन मतलब लेखक किस बात को मानकर चल रहा है, जिस बात को मान करके चल रहा है वो माना हुआ है लेकिन वो पैसेज में लिखा नहीं है, बट उसी एजम्पशन पर पूरा का पूरा लॉजिक टिका हुआ है। इसीलिए कहा जाता है थोड़ा सा ये डेंजरस होता है, याद रखो। अब मेरे बच्चे एजम्पशन आपको समझ में आ गया। अब ऑब्वियसली इस कॉम्प्रिहेंशन को अगर आपको समझना है तो अगली चीज सबसे इंपॉर्टेंट, अभी आपके पास टाइम भी है, मैं इस कॉम्प्रिहेंशन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं किसी भी कॉम्प्रिहेंशन की बात कर रहा हूं यार, कि अगर आपको सीखना है तो टर्म आपके पास, अगर हर
कुछ भी पूछ रहा है, कम से कम अगर 10 टर्म है, अगर 5 से 7 आपको नहीं पता है तो आप बहुत अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएंगे उस पैराग्राफ को। तो एक बार मैं टर्म की लिस्ट इसमें आपके सामने रखूं, यानी देख सकते हैं इसमें क्या है, इन्फ्लेशन आपको पता होना चाहिए, जैसा आजकल मिडिल ईस्ट की क्राइसिस में आप देख सकते हैं, यानी वस्तुओं की कीमतें बढ़ना। अब वस्तु कोई भी हो सकती है, खाना पीना, रेंट, पेट्रोल, कुछ भी, ठीक है। अब दूसरी चीज आपके सामने क्या आती है, यानी पहला इन्फ्लेशन का जिक्र किया है, फिर इसके बाद फिजिकल पॉलिसी का जिक्र किया है। अब दूसरी चीज आपको क्या होनी चाहिए, सरकार की राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति मतलब सरकार का आर्थिक व्यवहार की वो खर्च, टैक्सेशन, बारोइंग, ये सारी चीजें, ये सब राजकोषीय नीति के अंतर्गत आते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। फिर तीसरा वर्ड आप यहां देखोगे निकल करके आता है, केंद्रीय बैंकों द्वारा घोषित उच्चतर ब्याज दरें, यानी ठीक है ना, मॉनेटरी पॉलिसी की बातचीत हो रही है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, यानी आरबीआई जब इंटरेस्ट रेट कंट्रोल करता है या मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। फिर इसी के साथ ऑब्वियस है, इंटरेस्ट रेट आपको क्लियर होना चाहिए, ब्याज दर क्या होती है, यानी उधार लेने की लागत, ये सारी चीजें आपको पता होती। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए, तब जाकर के आप इसको समझ पाएंगे। जैसे डेप्ट सर्विंग कॉस्ट क्या है, यानी सरकार को अपने कर्ज पर ब्याज देना पड़ता है, उसको बोलते हैं डेप्ट सर्विंग या डेप्ट सर्विसिंग कॉस्ट, उसे हम कहते हैं। तो बहुत सारी, बजट डेफिसिट हो गया एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें होंगी। तो पहला काम आपको सारे टर्म क्लियर होने चाहिए, तब जाकर के चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब चूंकि वो अपना विषय नहीं, इसलिए टर्म मैंने एक हिंट किया कि आपका अभी 1 महीने बचा है, सारी चीजें आपकी क्लियर रहेंगी अगर रिवीजन अच्छे से होगा, तो कोई भी टर्म आपका वहां आपसे मिस नहीं होगा। चूंकि आप आईएएस का प्रीलिम्स एग्जाम देने जा रहे हैं, साल भर की आपकी तपस्या है, तो ये सब आपको याद रहता है, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं, बस मैंने अपनी बात कही एज अ टीचर। तो प्रश्न पूछ रहा है, बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग एजम्पशन हैव बीन मेड, यानी उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। पहला, उच्चतर कीमतों के लिए सरकारों की राजकोषीय नीतियां पूर्ण रूप से उत्तरदायी। फिजिकल पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर प्राइसेस। दूसरा, उच्चतर कीमतें दीर्घ अवधि सरकारी बंद पत्रों को प्रभावित नहीं करती, यानी अगर प्राइस हाई है तो वो इफेक्ट नहीं करती है लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को, ठीक है। अब आप देखिए इस प्रश्न को क्यू एस्टो फार्मूले के आधार पर, तो क्यू हो गया, एस हो गया, टी हो गया, तो क्वेश्चन टाइप आपको पता है, ठीक है। अब हम आंसर पे जाएं उसके पहले थोड़ा सा स्केलेटल पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन टाइप आपको पता लग गया कि एजम्पशन है, क्योंकि भाई हम सीरीज से मतलब सीरियल से चलेंगे तो चीजें और बेहतर ढंग से कर पाएंगे। तो क्या कह रहा है बच्चों, यानी पहला पॉइंट क्या कह रहा है, देखिएगा मैंने आपको स्केलेटल निकालने के लिए साफ साफ कह रखा है कि भाई हर एक फुल स्टॉप एक स्केलेटल का पॉइंट है। दूसरा, ठीक है, जहां भी फुल स्टॉप है, तीसरा, चौथा। तो पहले वाले में क्या कहा गया, आप इसको खूब आराम से पढ़िएगा। इन्फ्लेशन बढ़ता है, गवर्नमेंट खर्च बढ़ाती है। क्यों बढ़ाती है, क्योंकि हाउस होल्ड को सपोर्ट करना, उसको परिवारों की सहायता के लिए। फिर क्या कह रहा है, केंद्रीय बैंक, यानी दूसरा क्या कह रहा है, सेंट्रल बैंक जो है हमारा आरबीआई, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है। पॉइंट 3 फुल स्टॉप देखिए, पॉइंट 3 कह रहा है कि अगर फिजिकल डिसिप्लिन नहीं है, यानी राजकोषीय अनुशासन कमजोर है, ठीक है ना, तो ऑब्वियस है मॉनेटरी पॉलिसी भी अपने आप कमजोर हो जाएगी। और फिर अंतिम पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या कहता है, वही सारी बातें कि मतलब सरकार अगर ज्यादा उधार लेती है तो उसका घाटा बढ़ जाता है, याद रखिए। तो सिंपल, अगर इसको आप पूरा पढ़ते हैं तो पूरे का अर्थ क्या निकलता है कि अगर हमें मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है तो सरकार को और सेंट्रल बैंक दोनों को साथ आना पड़ेगा, यानी मॉनेटरी पॉलिसी अकेली इफेक्टिव नहीं है, फिजिकल बिहेवियर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को साथ काम करना पड़ता है, सरकार और आरबीआई दोनों को, मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा। क्लियर है। तो इसका मतलब है कि यह लिखते समय एजम्पशन यानी लेखक
क्या मानकर लिख रहा है। अब आप यही आइडिया लगाइए आंसर में, क्या मानकर चल रहा है। तो वो ये मानकर चल रहा है पहला कि जो फिजिकल पॉलिसी है वो मैटर करती है। क्या करती है? फिजिकल पॉलिसी मैटर करती है, वो ये मान करके चल रहा है। दूसरा, इंटरेस्ट रेट का असर पड़ता ही पड़ता है। और तीसरा, जो भी उधार है उसका मैनेजमेंट महत्वपूर्ण है। ये तीन चीजें मान करके ये कह रहा है। तो स्केलेटन से हमने ये चीजें समझी। अब इसके बाद आता है टोन। यानी टोन क्या है जरा आप समझिएगा। वार्निंग है। क्या है? वार्निंग है कि भैया अगर दोनों लोग साथ नहीं आएंगे तो समस्या हो जाएगी। वार्निंग है प्लस एनालिटिकल है। वार्निंग प्लस एनालिटिकल, जो कल इन्फ्रेंस में था वही यहां पर भी। यानी वार्निंग कैसे है? मेरे कहने से नहीं, आप जब पूरा पढ़े तो क्या निकल कर क्या है, लेखक बता रहा है कि पॉलिसी कोऑर्डिनेशन जरूरी है। तो जब पॉलिसी कोऑर्डिनेशन मतलब आरबीआई और सरकार को साथ आना पड़ेगा, तो ये तो वार्निंग है ना कि अगर साथ आएंगे नहीं तो फिर मुद्रास्फीति को मैनेज कर नहीं पाएंगे। तो ये बात कहता है कि दोनों को साथ आना पड़ेगा क्योंकि सिस्टम कॉम्प्लेक्स है। पॉइंट इज क्लियर बेटा। टोन क्या है? तो टोन भी आपको पता लग गया। अब ओ यानी आते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन की तरफ। अब जरा यहां देखिए, ऑप्शन एलिमिनेशन यानी पहला, फिजिकल पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट्स आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर प्राइसेस। ठीक है ना? तो भाई आप तो इसको तो तुरंत ही समझ जाएंगे कि समझ गए होंगे आप, बोलने की जरूरत नहीं, ये हो गया एक्सट्रीम। केवल अकेले वहां कह रहा है कि दोनों ही जिम्मेदार हैं, दोनों को साथ काम करना पड़ेगा। और यहां पर एक ही के बारे में कहा जा रहा है, यानी केवल। तो जबकि पहले को ध्यान में रख करके पैसेज क्या कह रहा है? पैसेज कह रहा है कि इन्फ्लेशन के कारण क्या है, सरकार का खर्च भी है, गवर्नमेंट का स्पेंडिंग भी है, बहुत अच्छी बात है, पहला पॉइंट। लेकिन उधारी भी है, इंटरेस्ट रेट भी है, डेप्ट भी है, यानी मल्टीपल फैक्टर है, केवल एक ही फैक्टर नहीं है। तो ये तो अपने आप गलत हो गया। ठीक है ना? तो ये पैसेज का पूरा लॉजिक तोड़ देता है और ओवर सिंप्लीफाई कर देता है ऑप्शन को। तो ऑब्वियस है ये तो नहीं होना चाहिए, यानी गलत है ये। फिर कह रहा है कि जो हायर प्राइसेस होती हैं वो गवर्नमेंट बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करती। बोलिए मेरे बच्चे, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर इंटरेस्ट रेट, अब आप देखते जाइएगा, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा, ठीक है, और उसके बाद जो भी सरकार उधार ले रहा है, डेप्ट सर्विसिंग कॉस्ट उसको कहते हैं, मतलब जो भी उधार ले रहा है उस पर ब्याज देना पड़ेगा ना, तो डेप्ट सर्विसिंग कॉस्ट भी तो बढ़ जाएगी। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, जो उधार लिया उस पर ब्याज भी बढ़ेगा। तो ऐसे में गवर्नमेंट को और उधार लेना पड़ेगा, बारोइंग बढ़ेगी। ठीक है ना? इससे उनका घाटा बढ़ेगा। तो इसका मतलब साफ है कि बॉन्ड मार्केट या डेप्ट सिस्टम पर, बॉन्ड के द्वारा ही तो सरकार उधार लेती है, उस पर असर पड़ रहा है। तो ये क्या कह रहे हैं? अफेक्ट नहीं करता। तो फिर से पैसेज का जो लॉजिक है उसके ये अपोजिट है। आप इस पॉइंट को पकड़िए। आंसर इज हो गया ना तो एक ना तो दो, मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है? तो इसमें कोई भी धारणा मान्य नहीं है, चूंकि ये कुछ और ही बातें कह रहा है, याद रखिएगा। तो पहला, आप वैसे ही पहला क्यों शामिल नहीं है? क्योंकि पैसे जो कह रहा है वो बात ये कही नहीं रही। पैसा खुद ही कह रहा है कि बहुत सारे रीजन है। किसके? मुद्रा, इस मुद्रास्फीति के या कीमतों के बढ़ने के। बहुत सारे कारण, और इसमें एक ही कारण दे रहा है, तो इसलिए आपको इसमें कुछ ध्यान नहीं देना। ठीक है ना? तो ये भी हो गया। और अगर आप ट्रैप के थ्रू इसको पकड़ते हैं तो ट्रैप माने सोलली हो गया। और ये वाला जो है दूसरा, अगर आप पढ़ते हैं तो बिल्कुल अपोजिट लॉजिक दे रहा है, उल्टा पुल्टा बता रहा है। सिंपल सी बात है, जो पैसेज में नहीं है वो मत आप जोड़ो, यही मैंने आपको हमेशा सिखाया। ठीक है?
तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा फार्मूला। क्योंकि ये टफ होता है आपके लिए, तो यहां पर मैं एक बार इसको पूरा, आप कॉपी पेन उठा लीजिए, एक बार इसको मैं और अच्छे से आपको करा देता हूं, मतलब पूरा एक चार्ट आपके सामने इसका बना देता हूं इस पूरे क्वेश्चन का। ठीक है ना, लिखिएगा QSTO। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? एजम्पशन। क्वेश्चन टाइप क्या हो गया? एजम्पशन क्वेश्चन। स्केलेटन क्या हो गया जरा देखिएगा? इन्फ्लेशन। स्केलेटन यानी कि मतलब मुद्रास्फीति बढ़ रही है, सरकार का खर्च बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, तो जो उधार ली गई है डेप्ट की कॉस्ट बढ़ रही है। ठीक है ना, और इन सब के रेफरेंस में फिजिकल इंपॉर्टेंस यानी राजकोषीय महत्व के बारे में बातचीत की गई। टोन क्या है? टोन है इसका वार्निंग प्लस एनालिटिकल, यानी हर एक चीज को एनालिसिस किया गया है, याद रखेंगे। और फिर इसके बाद ओ यानी ऑप्शन एलिमिनेशन, पहला लिख दिया है यानी एक वर्ड SOLELY, तो ये एक प्रकार से ट्रैप था, आप इसको पकड़ सकते हैं। और दूसरा बिल्कुल जो है नहीं, अपोजिट लॉजिक दे रहा था, जो है उसको बिल्कुल से नकार दे रहा था। ठीक है ना, तो एजम्पशन क्या है लिख लीजिएगा, जो बात ऑथर मानकर आर्गुमेंट दे रहा है। ठीक है, जो बात ऑथर मान करके यह पैसेज लिख रहा है या दे रहा है। ठीक है, अंत में एक पॉइंट लिख लीजिएगा, कल इन्फरेंस और आज वाले टॉपिक से, इन्फरेंस में आंसर लॉजिक से निकलता है, एजम्पशन में आंसर लॉजिक के नीचे छुपा हुआ होता है, इसको लिख लीजिए। इन्फरेंस में आंसर लॉजिक से निकलता है, लिख लीजिए। दूसरा, एजम्पशन में आंसर लॉजिक के नीचे छुपा होता है। अब इस छुपे हुए को आप पकड़िए। ठीक हो गया। अब आपका होमवर्क है, होमवर्क है मेरे प्यारे बच्चों, PYQs उठाइए 2025 से लेकर के 2020 तक, कम से कम फिलहाल अभी जितने भी एजम्पशन के क्वेश्चन आए हुए हैं उनको आप सॉल्व करिए और इस चीज को चेक कीजिए कि कितना आपका सही हो रहा है। उम्मीद करता हूं कि आपको एजम्पशन के क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हमारा पूरा सिस्टम तैयार होता है। कल की क्लास में हम चर्चा करेंगे मैसेज यानी संदेश, कि क्या संदेश दे रहा है यह पैसेज या परिच्छेद, और फिर आपको और भी मजा आएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद बच्चों। अच्छा हाँ, एक चीज, कल का टेस्ट सुबह 9:30 बजे जरूर देना है। कल यानी हिंदू इंडियन एक्सप्रेस की क्लास का एक नया रूप आपको देखने को मिलेगा, टेस्ट का, करंट अफेयर्स का टेस्ट है।